के शब्दों में कौन सी चीज के लिए वार्निंग दी है? आइरिस लेना फ्रिगेट के बाद इंडियन ओशन में अमेरिका का अगला टारगेट क्या है? इसके अलावा भी देश दुनिया से संबंधित कई सारी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट और टॉप न्यूज खबर है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान के मिलिट्री टैंकर शिप बुशीर के बारे में। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे अमेरिका ने अपनी सबमरीन से ईरान के आइरिस लेना फ्रिगेट के ऊपर हमला किया था, जिसके ऊपर 180 के करीब सेलर सवार थे। अब इस फ्रिगेट को निशाना बनाने अमेरिका ईरान के मिलिट्री टैंकर शिप को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, और ये भी भारत से कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। न्यूज नजर आ रही है कि ईरानी नेवी का मिलिट्री टैंकर शिप बुशीर अब खतरे में आ गया है, जो अभी इस समय कोलंबो पोर्ट के पास श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर पर रुका हुआ है। अब डिफरेंस ये है कि आइरिस लेना फ्रिगेट को जब अमेरिका की सबमरीन ने हमला किया था, वो समय इंटरनेशनल वाटर्स में थी, जबकि बुशीर वारशिप श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर है, जिसकी वजह से श्रीलंका भी इस पूरे मामले को लेकर काफी कॉशियस मोड में आ गया है। श्रीलंका को समझ नहीं आ रहा है कि तो जाने के लिए कहा जाए या फिर अपने टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर इसको शरण दी जाए। अब ये जो बुशीर वेसल है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरानी नेवी का एक तरह से सपोर्ट शिप है, जो लॉजिस्टिक्स का काम संभालता है। इसका काम डायरेक्टली वॉर में या फिर किसी कॉम्बैट फाइट के अंदर फाइट करना नहीं होता है, बल्कि ईरानी नेवी के वारशिप्स को समुद्र में जाकर वहां पर फ्यूल, फूड, खाने पीने का सामान, स्पेयर पार्ट्स, एमुनिशन या टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, ताकि नेवल वारशिप्स को बार-बार पोर्ट के ऊपर वापस आने की जरूरत ना पड़े। इस टाइप की शिप्स को नेवल ऑपरेशंस में फ्लीट सपोर्ट शिप भी कहा जाता है। आइरिस लेना फ्रिगेट में तो 180 लोगों का नुकसान हुआ है। अब अगर इसको भी अमेरिका निशाना बनाता है, तो ईरान के लिए ये वैसे जो हालात लग रहे हैं उसको देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टैंकर शिप श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा। अमेरिका के ऊपर सबकी नजर रहेगी कि क्या अमेरिका श्रीलंका की गवर्नमेंट के ऊपर इस बात का दबाव डालता है कि इस ईरानी नेवी के बुशीर टैंकर शिप को एक्टिव लेने के लिए कहा जाए। और मोस्ट इंपोर्टेंट, श्रीलंका उस दबाव में आकर ईरान नेवी के टैंकर शिप को अपने टेरिटोरियल वाटर से जाने के लिए सिचुएशन काफी अलार्मिंग है, और ये सब भारत की नाक के ठीक नीचे हो रहा है। भारत की सरकार ने तो खैर अभी तक ईरान की फ्रिगेट के ऊपर हुए हमले को लेकर कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं की है, ना ही इंडियन नेवी के स्पोक्सपर्सन ने इसके ऊपर कुछ बोला है। अमेरिका ने जो आइरिस लेना फ्रिगेट के ऊपर हमला किया है, उसको लेकर भारत की अपोजिशन पार्टीज लगातार सरकार से मांग कर रही है कि भारत की सरकार को एक स्टेटमेंट इशू करके इस हमले का विरोध करना। भारत के इन्विटेशन के ऊपर भारत आया था, यानी कि भारत का गेस्ट था। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या भारत को स्टेटमेंट इशू करके अमेरिका का विरोध करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट भी ईरान और भारत के बारे में आ रही है। आप में से कई सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि भारत में जो ईरान की एम्बेसी है, वहाँ पर ईरान की सरकार ने एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट के साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी तैनात करके रखा हुआ है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम लीडर करता था। सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव की तैनाती ईरान इसलिए करता है ताकि फॉरेन कंट्रीज में रहने वाली वहाँ पर शिया कम्युनिटी, उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और ईरान के आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट उनको कंट्रोल किया जा सके। ईरान के एम्बेसी का काम डिप्लोमेटिक डीलिंग होता है, सरकार के साथ डील करना होता है, जबकि सुप्रीम लीडर का रिप्रेजेंटेटिव सामने वाले देश में रिलीजियस मैटर्स देखता है, मॉस्क, कल्चरल सेंटर्स या फिर शिया कम्युनिटी से लिंक्ड अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन मेंटेन करता है, ऑर्गेनाइज करवाता है और उनमें शामिल होता है। ईरान में सुप्रीम लीडर कई जगह गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए सुप्रीम लीडर अपनी मर्जी से जो देश उसको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिन देशों में शिया पॉपुलेशन बड़ी संख्या में होती है, वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी अपॉइंट करता है। और सेम इसी तरह से आयतुल्लाह खामेनी ने भारत में भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया हुआ है, जो भारत में शिया कम्युनिटी के टॉप रिलीजियस लीडर्स और उलेमा के साथ कोऑर्डिनेट करता था, रिलीजियस गाइडेंस देता है और शिया कम्युनिटी के अलग-अलग प्रोग्राम। इस पोस्ट के ऊपर आयतुल्लाह खामेनी ने डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही को अपॉइंट किया है, और ये डायरेक्ट खामेनी को रिपोर्ट करते थे। पहले तो खैर ये भी भारत में साइलेंट होकर काम किया करते, खामेनी की हत्या के बाद ये भी मेनस्ट्रीम मीडिया में आ गए और भारत की शिया कम्युनिटी और भारत की पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत ईरान के समर्थन में सपोर्ट मोबिलाइज किया जाए। उसी पर्पस से इन्होंने भारत की टॉप न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में आयतुल्लाह खामेनी के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने कहा कि अमेरिका का टारगेट सिर्फ ईरान ही नहीं है, ईरान को कमजोर करने के बाद बाकी दूसरे देशों की भी बारी आने वाली है। दुनिया में पावर बैलेंस धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है, आने वाले समय में अमेरिका के साथ-साथ और रशिया ये भी मोस्ट पावरफुल देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका किसी भी देश को अपने बराबर का इक्वल पार्टनर बिल्कुल नहीं बनाना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत या फिर चाइना उसके बराबर पावरफुल बन जाए, इसलिए वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स को भड़काता है ताकि ग्लोबल पावर बैलेंस हमेशा ही उसके हक में रहे और चेंज ना हो, और अमेरिका की डोमिनेंस बनी रहे। इलाही का कहना है कि अमेरिका ने जैसे रशिया को कमजोर करने के लिए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया, ईरान को कमजोर करने के लिए ये वॉर स्टार्ट करवा दिया, सेम इसी तरह से अमेरिका आने वाले समय में भारत और चाइना को भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में धकेल देगा। अमेरिका को जब ये महसूस होगा कि भारत अमेरिका को चैलेंज करने की पोजीशन में आ रहा है, बराबरी करने के पास आ रहा है, तो फिर उस समय अमेरिका भारत को वॉर में धकेल देगा, हमारे आसपास कोई वॉर स्टार्ट करवा देगा, या फिर ऐसे हालात पैदा कर देगा कि भारत और चाइना किसी युद्ध में कूद जाए, ताकि भारत और चाइना अमेरिका जितने ताकतवर ना बने और इनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और सेना मजबूत ना हो। इसके आगे इलाही ने कहा कि ईरान के ऊपर इस समय हमला किया जा रहा है, हमारे सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, हम सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं। ये वॉर अमेरिका ने स्टार्ट किया है, और जब अमेरिका वॉर रोक देगा, अमेरिका के हमले रुक जाएंगे, हम भी उस समय रुक जाएंगे, यानी कि जो मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के ऊपर हमले हो रहे हैं वो तभी रुकेंगे जब अमेरिका रुकेगा। इसके आगे इलाही ने ये भी ऐड किया कि इस कॉन्फ्लिक्ट में दो तरह के वॉर चल रहे हैं। पहला सबसे हैवी वॉर है नैरेटिव वॉर, और दूसरा है मिलिट्री वॉर। मिलिट्री वॉर को तो ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैंडल कर सकता है, लेकिन नैरेटिव वॉर उससे भी ज्यादा बड़ा वॉर है। इलाही ने कहा कि नैरेटिव वॉर में बड़ी सारी फेक न्यूज और गलत स्टोरीज फैलाई जाती हैं, और दुनिया को बताया जाता है कि ईरान के लोग अपनी गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, जबकि उनके मुताबिक ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये कहना है सुप्रीम लीडर के भारत में रिप्रेजेंटेटिव का। इनके अकॉर्डिंग अगला नंबर भारत या फिर चाइना का हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। मिडिल ईस्ट में जो इस समय ये पूरी लड़ाई चल रही है, इसको लेकर कई सारी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है। एक ऐसी फेक न्यूज भारत को लेकर फैलाई जा रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की नेवी जो कि इस समय अरेबियन सी के अंदर डिप्लॉयड है, वो भारत के पोस्ट का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के एडवाइजर ने सबसे पहले ये क्लेम किया और कहा कि भारत के साथ अमेरिका ने रिमुआ, कॉमकासा और बेटा जैसे कई सारे डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके चलते भारत के जो नेवल फोर्स है उनका एक्सेस अमेरिका के पास भी है, और ईरान के साथ लड़ाई में यूएस नेवी भारत के पोस्ट का इस्तेमाल कर रही है। अब ये जो डगलस मार्क ग्रेगर है, ये एक समय के ऊपर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को सलाह देने का काम करते थे, उनको बताते थे कि आगे की रणनीति क्या बनानी चाहिए, एंड इसके साथ ही ये यूएस आर्मी के वेटरन भी है। ऊपर से ये बात इन्होंने लाइव टेलीविजन न्यूज चैनल के ऊपर क्लेम कर ली। अमेरिका कम, लेकिन पाकिस्तान और खासकर टर्की के न्यूज चैनल्स ने इस फेक न्यूज को उसके बाद से उठाना स्टार्ट कर दिया, और सोशल
प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये न्यूज़ आग की तरह फैलने लगी। चारों तरफ दावा किया जाने लगा कि ईरान के ऊपर हमला करने में भारत यूएस नेवी की मदद कर रहा है और भारत ने ऐसा कर मुस्लिम कम्युनिटी को धोखा दिया है, मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन इन सबके बीच आज भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से डायरेक्शंस दी गई हैं कि यूएस नेवी द्वारा भारत के पोर्ट्स यूज करने वाली सभी खबरें ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। मंत्रालय ने कहा है कि यूएस नेवी को भारत ने अपने नेवल पोर्ट्स एक्सेस नहीं दिया है और ये क्लेम बिल्कुल सही नहीं है, फेक न्यूज़ है। इसलिए लोगों को बोला जाता है कि ऐसी गलत और बिना प्रूफ वाली बातों के ऊपर विश्वास ना किया जाए। ये बेसिस और फैब्रिकेटेड है, यानी कि बेबुनियाद है और खुद से बनाई हुई कोई छोटी खबर है। इसके बाद न्यूज़ निकल कर आ रही है कि मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर रितीश रामफल भारत के दौरे के ऊपर आए हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने चाबू साइलेंट के डील को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से मॉरिशस को चाबू साइलेंट हैंडओवर नहीं किए गए। ब्रिटेन ने भी